आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री को। और इसका कुछ पोर्शन जो है वो हमने पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री का। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर आपके पास जो बायोकेमिस्ट्री वाला, इसमें से तकरीबन एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे, उम्मीद तो है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CxH2O ये होता है। ठीक हो गया। अब क्या मतलब है इसके, मिसाल के तौर पर आप ये आपके पास ये कंपाउंड है C6H2O6। मतलब आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ये इनका जनरल फार्मूला था जो बताया मैंने, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि जितने भी कंपाउंड हैं कार्बोहाइड्रेट के वो इसी फार्मूले को फॉलो करें। ये मैंडेटरी नहीं है कि सारे के सारे कंपाउंड इस फार्मूले को फॉलो करें। कुछ कंपाउंड हैं जो एक्सेप्शन शो करवाते हैं, मिसाल के तौर पर CH3COOH। अब इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं C2H2O एंड ट्वाइस। अब देखें कि ये एसिटिक एसिड है, ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एसिड है। तो इसको भी आप इस वे में लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला वैलिड नहीं है जनरली। इसको हम तमाम कंपाउंड पे अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बेसिकली इनको आप डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। पहला है, ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करवाना। वाटर जो होगा वो इट सेल्फ टूट जाएगा और वो जाकर केमिकल रिएक्शन शो करवा देगा। तो उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ये तीन तरह के हो सकते हैं। नंबर वन, आपके पास ये मोनोसैकेराइड हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट यूनिट्स विच कैन नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर। जिनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी उनको तोड़ा नहीं जा सकता पानी की मौजूदगी में, और वो आपके पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, ये आपके पास तीन है जी मोनोसैकेराइड्स, जिनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं ओलिगो सैकराइड। ओलिगोसैकराइड क्या होते हैं जी? जो हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 to 9 मोनोसैकराइड्स देते हैं। यानी एक बड़ा मालिक्यूल था, वो टूटने पे उसने 2 to 9 मोनोसैकराइड दे दिए हैं आपको, तो उसको ओलिगोसैकराइड बोलते हैं। अब ये इसकी आगे टाइप होती है, याद रखें, जो डाइसैकराइड है वो इसी की टाइप है। ओलिगोसैकराइड और डाइसैकराइड में फर्क है। डाइसैकराइड जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल देता है ऑन हाइड्रोलिसिस। मिसाल के तौर पर सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो ये आपके पास डाइसैकराइड है। जब आप इनका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये आपको दो छोटे छोटे यूनिट्स देते हैं, जैसे सक्रोज टूट के ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। इनकी एग्जांपल है आपके पास स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन वगैरह। तो ये आपके पास जो है ये पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की, जो कि है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जो टोलुइन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर वहां पे कर देते, तो अब वो समझ ले। रिड्यूसिंग शुगर जो होते टोलिन और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड सर जितने भी होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, चाहे वो एल्डो शुगर है या कीटो शुगर है, वो सारे के सारे रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा माल्टोज कर सकता है, माल्टोज के अलावा लैक्टोज कर सकता है, सुक्रोज नहीं कर सकता। ठीक है, ये याद रखना है आपने, माल्टोज और लैक्टोज कर सकता है, सुक्रोज नहीं कर सकता। इसके बाद नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। नॉन रिड्यूसिंग जो होते हैं, जो इनको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो उनकी कैटेगरी में आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है सुक्रोज की, फिर आ जाता है ट्राई हेलोज, इसकी एग्जाम्पल आ सकती है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं। मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन बात करते हैं, यहाँ हम बात करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ हम बात करेंगे एल्डिहाइड जिनमें ग्रुप पोजेस होता है या पाया जाता है, और यहाँ कीटो ग्रुप 3, 4, 5, 6 और 7 कार्बन तक की हम बात करते हैं। 3 सिंपलेस्ट है जी। तो पहला है, अगर 3 कार्बन वाला है तो उसको एल्डोट्राइओज कहते हैं। कीटो ग्रुप रखता है तो कीटो ट्राइओज, और फोर्थ को टेट्रोज, और फिफ्थ को पेंटोज, एल्डिहाइड आपने लगा लेना सर, 6 को हेक्सोज और 7 को हेप्टोज। बाकी यहाँ पे भी सेम आएगा, सिर्फ कीटो का इजाफा होगा, बाकी काम सेम है। ठीक है जी। तो ये मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? देखें, नंबर 1 है, आप सुक्रोज से बना लें। जो बात कर रहे थे हम हाइड्रोलिसिस करवाना, वो कैसे होती है वो अब देख लें। C12H22O11। अब आपको मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर प्रोवाइड कर दिए थे, तो उसमें डी और एल रोटेशन के बारे में भी बताया गया था। तो जो सुक्रोज होता है उसकी रोटेशन होती है डी, पॉजिटिव होती है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो, यानी वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हो, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर बात करूं तो ग्लूकोज जो होता है ये भी डी रोटेशन रखता है, जो कि फ्रुक्टोज है ये एल रखता है। अब ये मिक्सचर है डी और एल का, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ओवरऑल रोटेशन क्या होगी, तो याद रख लें ओवरऑल रोटेशन जो होगी वो एल हो जाएगी। इसकी रीजन ये है कि जो फ्रुक्टोज होता है उसकी जो ऑप्टिकली एक्टिविटी है वो एज कंपेयर टू ग्लूकोज ज्यादा है, यानी माइनस जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लस। तो सॉल्यूशन जो ओवरऑल क्या हो जाएगा, फिर वो एल हो जाएगा। तो डी से एल की कन्वर्जन हो गई है, इसी को आप इन्वर्जन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं इसको। यानी जो
रोटेशन होती है सॉल्यूशन की वो चेंज हो जाती है हाइड्रोलिसिस के बाद, तो इसको आप इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। इसके बाद आ जाता है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से आप बना सकते हैं, तो स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज का ही एक पॉलीमर है। जब आप इसको हाइड्रोलाइज करवाते हो हाई प्रेशर के ऊपर और हाई टेम्परेचर के ऊपर, यानी प्रेशर जो है वो कम है, टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई है, तो ये n यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज दे देता है। ठीक हो गया। ये दो मेथड थे ग्लूकोज की प्रिपरेशन के। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है? देखिए, ग्लूकोज जो होता है इसको डेक्सट्रोज शुगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो रोटेशन होती है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डी रोटेशन रखता है नेचुरल जो शुगर होती है, और इसीलिए इसको डेक्सट्रोज भी कह देते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, अगर हम उसकी बात करें ओपन चेन स्ट्रक्चर की, फिशर प्रोजेक्शन मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये याद रख लें तो बेहतर है। यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ ये अल्कोहलिक OH H H OH यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे OH आएगा और OH आएगा। अब D और L का कैसे आपने वो करना होता है आइडेंटिफाई, तो मैं आपको बता दूं, ये जो लास्ट कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है, अगर तो ये राइट साइड पे है तो ये D होगा, तो ये D है। अगर ये लेफ्ट साइड पे है, इस साइड पे है, तो ये L होगा। ये जो OH होता है इसकी जो आपने पोजीशन चेक करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है। अब यहाँ पर हम कायरल कार्बन की बात करें तो 1 2 3 और 4 कायरल कार्बन यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में बताया है कि टोटल स्टीरियो आइसोमरिज्म का जो फार्मूला होता है वो 2 की पावर n है। ये भी पीपीएससी में एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। तो ग्लूकोज जो होगा उसके जो आइसोमर होंगे स्टीरियो आइसोमर वो 16 होंगे। 2 की पावर 4 कायरल कार्बन की तादाद उसकी पावर में चली जाती है। तो यहां से आपको स्टीरियो आइसोमर्स का पता चल गया कि ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स कितने होते हैं। इसके बाद हम रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, तो पहला रिएक्शन है हाइड्रोजन सायानाइड के साथ, जहां से मैं जस्ट वो फंक्शनल ग्रुप ड्रा करना चाहता हूं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है, आपने ऑलरेडी ये रिएक्शन पढ़ा है जब मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर पढ़ाया था। तो आपको पता है HCN जो होता है ये रिएक्शन कैसे शो करवाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ये जैसे ही सायानाइड इसके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ऐसे होगा। अब OH आ गया, O बचेगा, तो ये पीछे H पॉजिटिव रहता था तो वो इसके साथ आकर लग जाएगा। तो यहाँ पर अब देखना है सर आपने कि 4 तो नीचे वाले कायरल कार्बन थे ही, लेकिन जैसे ही सायानाइड हाइड्रोजन सायानाइड के साथ रिएक्शन होता है तो ये 5वां कायरल कार्बन भी आ जाता है। तो HCN के रिएक्शन के बाद अगर आपसे पूछें कि कायरल कार्बन कितने हैं तो 5 हैं, और आइसोमर की तादाद पूछें तो सर आपने 32 बता देनी है, 32। ठीक हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। इसके बाद सेकंड है जी हाइड्रोजन आयोडाइड और
रेड फास्फोरस के साथ मैंने आपको बताया था कि ये जो रिएजेंट है ये किसी भी कंपाउंड को अल्केन बनाने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ग्लूकोज आपने लिया, ये रिडक्शन करवाएगा इसकी, HI रिड्यूसिंग एजेंट है, और रेड फास्फोरस आप ले रहे हैं तो ये इसको एन हेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक हो गया, एन हेक्सेन में ये इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद थर्ड आ जाता है आपके पास रिएक्शन विद बरोमीन वाटर। बरोमीन वाटर के साथ हम रिएक्शन देखते हैं। देखिए ग्लूकोज जो है बरोमीन वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो एक बात याद रख लें, ये बरोमीन वाटर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये रिड्यूस करता है CHO को। CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये जो CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब बाकी जो कंपाउंड होगा वो सेम रहेगा, तो इट मींस ये आपके पास ग्लूकोनिक एसिड या एल्डोनिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि जो इसका CHO ग्रुप था वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में आ चुका है। तो ये बरमीन वाटर के साथ रिएक्शन था इसका, बाकी सेम है। इसके बाद आ जाता है जी ओसाजोन फॉर्मेशन। ये PPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन आई थिंक ओसाजोन फॉर्मेशन देता है या नहीं, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। ओसाजोन फॉर्मेशन क्या है, बेसिकली जो आपके पास ये ग्रुप है CHO वाला, ये रिएक्शन शो करवाता है 3 मोल लेने आपने फिनाइल हाइड्राजाइन के। फिनाइल हाइड्राजाइन के आपने 3 मोल लेने जो कि ये है NHPH, ये फिनाइल हाइड्राजाइन है, एक कंपाउंड है जी। इसका रिएक्शन भी आपने कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ा होगा, FSC की बुक में है। तो ये ग्लूकोज के इस ग्रुप के साथ एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन करके इस फॉर्म में चला जाता है NHPH। ठीक हो गया, ये चला जाता है। फिर क्या होता है सर, फिर ये जो PH NH और NH2, ये अगेन ये बांड टूटेगा, फिर से ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल लग जाता है इसके साथ, फिर एक और मॉलिक्यूल आकर ऐसे ही टूटता है NH NH2, तो ये टूटेगा तो एक और मॉलिक्यूल आकर लग जाएगा। तो एंड जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ओसाजोन मिलेगा। 3 मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है इसके साथ ओसाजोन, जो कि येल्विश कलर का होता है, येल्विश कलर का होता है, याद रख लें। अब हम बात करते हैं, ये तो ओपन स्ट्रक्चर की कुछ हमने बात की थी ग्लूकोज के, हम बात करने जा रहे हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी हमें। ओपन स्ट्रक्चर से क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे हम, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी। देखें ग्लूकोज जो है डू नॉट गिव NaHSO3 के साथ, सोडियम बाई सल्फेट के साथ ये रिएक्शन नहीं देता। ठीक हो गया, हालांकि इसके पास कौन सा ग्रुप है सर, एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड जो होते हैं इसके साथ रिएक्शन देते हैं। ठीक हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
डू नॉट गिव। शिफ्ट टेस्ट, जबकि एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। ग्लूकोज जो है वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, जबकि एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। तीसरा पॉइंट, पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH, इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करते। तो ये तमाम पॉइंट हैं जो मजबूर करते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझा जाए कि आखिर क्यों ये रिएक्शन नहीं देता। हम मान लेते कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ओपन से हम साइक्लिक ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव आ गया। अब ये एक कायरल कार्बन बन जाएगा कब? यहां से ये जब ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक हो गया? तो फिर क्या होगा? यहां पर बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये एक कायरल कार्बन बन चुका है, न्यू chiral carbon is generated, so we have to know either OH on left or right, so we assume two structures if OH of right। अब बात क्या है कि हमने ये जो लिया है ये OH राइट वाली साइड से हाइड्रोजन लिया है। अगर तो OH राइट साइड पे था, ओपन चेन की बात कर रहे हैं, तो वो अल्फा फॉर्म बनाएगा जब वो साइक्लिक में कन्वर्ट होगा। और अगर तो वो OH लेफ्ट साइड पे था तो वो बनाएगा बीटा फॉर्म। ठीक है, ये बातें याद रख लेनी, अल्फा और बीटा फॉर्म। बीटा जो होता है वो मोर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता है देन अल्फा। ठीक हो गया? ये बातें थोड़ी सी आपने याद रखनी है। इसके बाद मैं आपको इसका अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म बनाकर दिखाता हूं कि कैसे ये बना है। ये स्ट्रक्चर है जी CH2OH और हाइड्रोजन एंड OH और यहाँ पर OH और HOH। ये जो है सर इसकी अल्फा फॉर्म है और इसको अल्फा डी ग्लूको ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं। सर पायरानोज क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप बात करो जो पायरान है उसका स्ट्रक्चर देखो अगर आप, तो ऐसा होता है। तो ग्लूकोपाइरानोज जो होता है ये ड्राइव किया जाता है पायरान से, तो यही रीजन होती है इसको ग्लूकोपाइरानोज कह देते हैं। इसके बाद बीटा फॉर्म में क्या होगा? बीटा फॉर्म में मैं आपको सिर्फ अल्फा में ही बता देता हूं कि क्या सीन होने जा रहा है। बीटा फॉर्म में सर जो पोजीशन है आपकी, ये यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा।
आप वो साइक्लिक जो फार्मूला मैंने आपको बताया है कैसे साइक्लिक बनाना है, रिंग बनाकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर ओ एच आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा। अब हमने ये बात नोट कर ली है कि जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने जा रहा था तो वहां पर 5 कायरल कार्बन बन जाते हैं। मैंने आपको बताया भी ये कैसे बनते हैं। ये बात हमने देख ली थी कि सर कैसे कायरल कार्बन बनते हैं। तो 5 कायरल कार्बन है, तो अल्फा फॉर्म हो या बीटा फॉर्म हो तो आपके पास जो आइसोमर होंगे वो 32 होंगे। ये बातें नोट कर लेनी है, ठीक है। और जो रात को हमने लेक्चर आपको प्रोवाइड किए थे उसमें एनोमर्स का एक वर्ड यूज किया गया है। एनोमर्स क्या होते हैं कि अगर दो जो स्ट्रक्चर हैं वो सिर्फ 1 कार्बन के ऊपर डिफरेंस हो या एक ग्रुप उनका डिफर करे, 1 ग्रुप डिफरेंस हो उनका, तो उसको एनोमर बोलते हैं। 1 ग्रुप डिफरेंस हो तो आपने देखा कि कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंस आता है एच और ओ एच की पोजीशन का, तो इसको C1 एनोमर भी कहते हैं। C1 एनोमर। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज अल्फा फार्म और बीटा फार्म किस पोजीशन पर एनोमर्स हैं, तो आप बता सकते हैं कि सर वो कार्बन 1 के ऊपर एनोमर्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज की। फ्रुक्टोज जो होता है बेसिकली ये आपके पास कीटो फॉर्म रखता है। ये स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पर एच ओ एच आएगा, यहाँ एच आएगा, यहाँ एच आएगा, यहाँ ओ एच आएगा, यहाँ सॉरी ओ एच आएगा, यहाँ एच और ओ एच और एच, ये CH2OH। अब ये जो है ये डी फॉर्म है, लेकिन है ये नेगेटिव क्योंकि ये लीवो रोटेटरी है। लीवो रोटेटरी है, हमने साइन जो देने होते हैं वो रोटेशन की बेस पे देने हैं, तो इसलिए नेगेटिव फॉर्म है ये। अच्छा, इसमें कायरल कार्बन अगर आप देखें तो 3 है कायरल कार्बन। 3 आपको कायरल कार्बन मिलेंगे, 1 2 3। 3 कायरल कार्बन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और इसके जो टोटल आइसोमर होंगे वो 2 की पावर 3, तो 8 आइसोमर इसके बन जाएंगे। ठीक हो गया। अगर अगर ऐसा होता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ अटैक करता है, यहाँ पे अपना चार्ज शिफ्ट करता है और फिर वो ये काम करता है कि इसके हाइड्रोजन को ले ले, तो फिर क्या होगा? CH2OH, यहाँ पे COH बन जाएगा और वही काम होगा जो ग्लूकोज में हुआ था, यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा। तो सर यहाँ पर एक और कायरल कार्बन जनरेट हो चुका है। अब इसके पास 4 कायरल कार्बन बन चुके हैं। तो इट मींस ये साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रहा हूं मैं, जो आपको अटैक करके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो साइक्लिक फॉर्म में इसके पास 4 कायरल कार्बन होंगे। अब वही हम इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरह से इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा होंगे। OH H, यहाँ OH। अच्छा जी, यहाँ OH नीचे, यहाँ हाइड्रोजन। ये इसका अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज, ये फ्यूरानोज से मुशाबत रखता है, फ्रुक्टो फ्यूरानोज। और बीटा फॉर्म में डिफरेंस क्या आएगा? वही सर कार्बन 1 का, ऊपर नीचे पोजीशन होगी इनकी, बस सॉरी कार्बन 2 का आएगा। ठीक है।
तो यहाँ पर आपके पास जो एनोमर बन रही है वो C2 एनोमर है, कार्बन नंबर 2 एनोमर्स है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक कार्बन है ना, वहां पर कार्बन नहीं होता था, H और OH होता था। तो ये C2 एनोमर्स होते हैं। फ्रुक्टोज के जो अल्फा और बीटा फॉर्म्स जो होती हैं वो C2 एनोमर्स हैं एक दूसरे के। स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज की बात करें तो एक इनके मैं जनरल आपको बता दूं कि सुक्रोज जो होता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज में से जब आप वाटर को निकालते हो, मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाकर दिखाऊंगा, वाटर को जब आप निकालते हैं तो यहाँ भी मोनोसक्राइड होता है, यहाँ ऑक्सीजन का लिंक होता है, यहाँ मोनोसक्राइड होता है। अब ये जो लिंक होता है ये लिंक है कार्बन 1 और कार्बन 2 का लिंक, कार्बन 1 और कार्बन 2 का लिंक होता है एक्चुअल में। ये चले थोड़ा सा बता दूं, ये स्ट्रक्चर यहाँ ऑक्सीजन आपने ऐड कर लेना खुद से ही। मैं तो आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने चाह रहा हूँ कि ये जो है इसका कार्बन 1 होता है और इसका जो ग्लूकोज का होता है वो कार्बन 2 होता है। ये ऐसे जो होते हैं इनका आपस में यहाँ से वाटर का रिमूवल होता है और यहाँ पे इनका लिंकेज बन जाता है, कार्बन 1 और 2 का लिंकेज बन जाता है। ठीक हो गया। अब ये क्यों बात कर रहे थे ना कि सर ये जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का हमने टॉपिक पढ़ा है, तो वहां पे आपने एक बात नोट की थी कि जो सक्रोज होता है वो रिड्यूसिंग नेचर नहीं रखता, तो क्यों ऐसा होता है? तो बात बता दूं आपको, जब आप इसका रिएक्शन करवा देते हो तो आपको यहाँ पे कोई चीज CHO टाइप की या C डबल बॉन्ड O टाइप की नजर नहीं आती, तो जो इनकी रिड्यूसिंग नेचर होती है वो वैनिश हो जाती है। स्ट्रक्चर बनने के बाद इनके दरमियान 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाता है। ये ऐसे ऐसे इनके दरमियान ऑक्सीजन का बांड बन गया, जो मैंने बताया मोनोसक्राइड मोनोसक्राइड और ऑक्सीजन दरमियान में, तो 1 2 लिंकेज आ जाता है और सर इनकी जो नेचर होती है वो खत्म हो जाती है। दैट्स वाई जो सुक्रोज होता है वो आपके पास रिडक्शन का जो रिएक्शन है रिड्यूस नहीं होता, रिड्यूसिंग शुगर में काउंट नहीं किया जाता इसको। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज का भी मैं आपको बता देता हूं कैसे बनेगा। आप यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज लेते हैं सर, तो यहाँ पर भी वाटर का रिमूवल करवाना है, तो वाटर के रिमूवल के बाद जो कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान जो बांड बनता है इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं सर। और ये 1 4 के दरमियान लिंक बनता है इनका। ठीक हो गया, तो इसको याद रख लेना है। और इसके बाद बीटा डी ग्लूकोज ले लें आप, और बीटा डी गलेक्टोज ले लें, तो इनमें से वाटर निकालें अगर आप तो लैक्टोज बन जाता है, और लैक्टोज के दरमियान भी 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ये कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, स्टार्च की, तो स्टार्च सर 2 मोनोमर से मिलकर बनता है, 2 पॉलीमर से मिलकर बनता है, माइलोस और अमाइलोपेक्टिन। माइलोपेक्टिन और अमाइलोज इन दो से मिलकर बनता है। हम इनको जल्दी से एक्सप्लेन करें। अमाइलोज जो होता है ये वाटर सोलुबल होता है और ये इनसोलुबल होता है, और इसमें 10 to 20% स्टार्च कंटेंट होता है, और यहाँ 80 to 90% स्टार्च होता है। अमाइलोज जो होता है ये 200 से लेकर 1000 यूनिट्स तक मुश्तमिल होता है ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज के,
और ये जो होता है ये ब्रांच्ड होता है और ये लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स पर मुश्तमिल है। इसके बाद ये लीनियर स्ट्रक्चर रखता है, जबकि ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है 1,4 लिंकेज। और यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो लिंकेज होता है वो C1 और C4 यानी 1 और 4 लिंकेज पाया जाता है यहाँ पर। और ब्रांच पाई जाती है कार्बन 1 और कार्बन 6 पर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। तो अमाइलोपेक्टिन और इसमें ये मेन डिफरेंस था। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं जी। एनी क्वेश्चन? सर ये पीछे आपने बताया है कि एनोमर 2 ना, एनोमर तो अक्सर हम ये पढ़ते हैं कि एनोमर वो होता है कि जिसमें आपकी कार्बन 1 आवाज पे नहीं आ जिसमें रही है ग्रुप। क्लियर। अभी आ रही है? जी सर ये आपने पीछे बोला है ना कि एनोमर 1 एनोमर 2 पे, तो एनोमर के बारे में तो हमने ये पढ़ा है कि कार्बन 1 पे अगर दो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस हो ग्रुप में ना जो अटैच होते हैं, हाँ जी। तो पीछे आपने बताया कि एनोमर, तो ऐसी इस वजह कोई से बात कंफ्यूजन नहीं जरा है। हो। ये जो आपने पढ़ा है ये हरफे आखिर नहीं है।